तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के 2022 बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोगों का अंक इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ पाता है और लिखने का तरीका उन लोगों का गलत होता है। चाहे जो भी कमियां होगी इसमें पूरा मैं आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगा किस प्रकार आपको लिखना है कि अच्छा से अच्छा मार्क्स आपका आ पाए। और जो मैं गद्यांश और जो मैं पद्यांश बताने वाला हूँ 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत सालों से ये जो गद्यांश और पद्यांश जो डिस्कस करने वाला वो लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, और 30% सिलेबस जब कट हुआ है तो ये जो बचा हुआ है भाग उसी का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यह भाग जो बचे हुए हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जैसे कि ये आपका क्या है, गद्यांश है। क्या है गद्यांश? अब गद्यांश आराम से, जब भी गद्यांश आपके सामने आ जाए, देखिए लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। जब भी गद्यांश आपके सामने आए पहले उसको आप एक या दो बार पढ़िए और उसके बारे में डिस्कस कीजिए कि क्या बोल रहा है गद्यांश। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हैं या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। इसके बाद देखिए आगे लिखा है कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्भव स्वभाव के थे। ठीक है, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा अचाश्य कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आप यह गद्यांश पढ़ेंगे आपको मालूम चल जाएगा कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि हमने एक बार पढ़ा, आपको एग्जाम में अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो दो बार तीन बार आपको पढ़ लेना है इसको अच्छे तरीके से। पढ़ने में ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, अधिक से अधिक 2 या 3 मिनट लगेगा और इसे आप आराम से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद देखिए यह गद्यांश होता है। ठीक है, गद्यांश दे देता है, फिर नीचे इसके नीचे क्वेश्चन आपके करता है। देखिए 3 क्वेश्चन पूछा है इसमें। एक तो प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ, 2 नंबर इसके लिए आता है। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जितने जितने यहाँ पे लाइनों के नीचे अंडरलाइन की गई है इतना अंशों की आपको क्या करना है, व्याख्या करके बताना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो प्रश्न सी है, स वाला, कि राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए किस प्रकार उत्तर देंगे आप। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या सबसे पहले लिखेंगे। तो पहला प्रश्न जैसा कि आपने देख पा रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्तुत अवतरण या संदर्भ लिखिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले संदर्भ लिख लेते हैं। देखिए संदर्भ लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो संदर्भ सबसे पहले ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डाल देनी है। अब ब्लैक पेन डालने के बाद जब आपने गद्यांश पढ़ा तो आपको मालूम चली गया होगा कि किस चैप्टर से है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत, ये आपका गद है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रस्तुत। इसी प्रकार आपको भी लिखना है सिंपल में। प्रस्तुत गद है तो ये गद अवतरण से लिया गया होगा, जाहिर सी बात है गद है तो। ठीक है, प्रस्तुत गद अवतरण, आराम से, ठीक है, घबराना नहीं है। प्रस्तुत गद अवतरण। अब यह किनके द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इनका नाम लिखना है तो ब्लैक पेन से आपको लिखना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को हाईलाइटेड दिखे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो प्रस्तुत गद अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है तो लिखेंगे इनके द्वारा लिखित, इनके द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी से लिया गया है तो लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब हिंदी से लिया गया ना तो हिंदी को भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको हिंदी को भी लिख लेना है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड, क्योंकि गद है यह, तो हिंदी के गद खंड में संकलित किस चैप्टर से, मित्रता चैप्टर से लिया गया है, तो मित्रता को भी हमें ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो गद खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, निबंध से अवतरित है। बस
इतना ही आपको लिख देना है। इस प्रकार अगर लिखते हैं 1 नंबर नहीं कटेगा आपका, बिल्कुल भी पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। तो इतना आपको संदर्भ में लिख लेना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। बस ऐसे ही लिखना है, जो जो मेन उसको हाईलाइटेड कर देना है आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि रेखांकित अंश की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। अब जितना रेखांकित अंश यहाँ पे जो है एक बार पढ़ लेते हैं। जब व्याख्या करना होता है ना तो एक बार पढ़ लेते हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हैं या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। अब इसका हमें व्याख्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे हैं हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, वो भी ब्लैक पेन से, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पे कि शुक्ल जी कहते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। क्या शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए 2 व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि अगर मित्रता 2 व्यक्तियों में हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के उन दोनों में स्वभाव हो, ठीक है। कह रहे हैं व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना महत्व नहीं रखता है मित्रता में। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूमि रखते हैं, ठीक है। अगर महत्व कोई है 2 व्यक्तियों में मित्रता का तो वो बस ये रखता है कि एक दूसरे से कितने वो क्या रखते हैं, सहानुभूमि रखते हैं। यदि वे वैसा वैसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है। अगर वैसा वो रखते हैं, अपने में सहानुभूमि रखते हैं एक दूसरे से, तो अगर उनकी मित्रता विपरीत स्वभाव का भी होगा ना तो अपनी मित्रता को क्या कर देंगे, सच्ची सिद्ध कर देंगे, ठीक है। और यदि वे वैसा नहीं समझते हैं तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती है। अगर वो अपने दूसरे को सहानुभूति नहीं समझते हैं तो मित्रता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती है। और क्या समान स्वभाव होने के कारण भी उनकी मित्रता नहीं चल सकती है, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कह रहे हैं कि जैसे राम और लक्ष्मण अलग अलग थे तभी भी इनकी मित्रता चली, कर्ण और दुर्योधन भी अलग अलग गुण के थे, अलग अलग असमान थे, तभी इनकी मित्रता चली। उन्हीं का उदाहरण देके यह समझा रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। इस बात से आप लोगों को एकदम पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगा, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से हेडिंग डालने के बाद इतना पॉइंट आपको लिख देना है और ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्या है दूसरा, तो जैसा कि आपने देखा 3 पॉइंट हमको लिखना था। पहला पॉइंट प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना हमने बता दिया आप लोगों को। और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला था, वो भी हम लोग व्याख्या करके अच्छे तरीके से देख ही लिए हैं कि इस प्रकार व्याख्या करना था। इसके बाद सवाल आ जाता है कि राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है। तो स हेडिंग देखिए, स पॉइंट लगा क्या लिखना है यहाँ पे कि राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे। जाहिर सी बात है, जो राम थे वो क्या थे, धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे। जबकि जो लक्ष्मण थे वह जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले थे, ठीक है। लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। देखिए दोनों लोग की स्वभाव अलग था। जो राम थे वो धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे और लक्ष्मण जो थे उग्र और उत्तेजित स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी उनकी में मित्रता चली ना, तो वही कवि जी कह रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार से कर्ण महान विचारों वाले थे और दानी थे, जबकि दुर्योधन स्वार्थी तथा लोभी थे। फिर भी उन दोनों की मित्रता अटूट हो रही, बिल्कुल अटूट ही रही, ठीक है। तो उनके इन अटूट स्नेह सिक्त संबंधों का एकमात्र कारण उनके मध्य में अपनी सहानुभूति ही था। क्या था, सहानुभूति। एक दूसरे में क्या थी, सहानुभूति रहेगी तो आप विपरीत समान के भी रहेंगे तो आप में मित्रता चल जाएगी। जिसने उनके विपरीत स्वभाव या प्रकृति की खाई को पाट दिया था। इसका मतलब, कहने का मतलब ये चीज़ है कि कवि इससे यही दर्शा रहे हैं कि अगर 2 व्यक्ति में मित्रता है, अगर उनका कोई जरूर नहीं है कि उन दोनों का स्वभाव एक जैसा ही हो, लेकिन वो एक दूसरे में सहानुभूति रखते हैं तो 100% उनकी मित्रता चल जाएगी। अगर एक समान जैसा होकर भी क्या करेंगे, जब उन दोनों में सहानुभूति नहीं रहेगी, तो अगर सहानुभूति नहीं रहेगी तो मित्रता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। यही कवि जी कह रहे हैं, ठीक है। तो पूरा निचोड़ हमने बता दिया इस गद्यांश का। 3 ही पॉइंट लिखना था, संदर्भ, व्याख्या और राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन की मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तीनों हमने अच्छे तरीके से बता दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों को गद्यांश में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मैं एक महत्वपूर्ण पद्यांश भी आप लोगों को बता देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ताकि पद्यांश भी आप लोगों को अच्छे तरीके से आ जाए।
तो जैसा कि देख पा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है यह। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, महत्वपूर्ण पद्यांश कौन है। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र दसाई सूरदास स्वामी करुणान में बार बार बंदोत ही पाई। यह जो महत्वपूर्ण पद्यांश है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों से लगातार यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ लिखना होता है, पहले संदर्भ फिर प्रसंग फिर इसके बाद व्याख्या लिखना होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे। तो किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, देखिए तो लिखेंगे हम लोग, पहले आप इस पद को पढ़िए, पद को पढ़ने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि इसकी कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो आप लिखेंगे इसको संदर्भ में कि यह पद, क्योंकि पद है, वो गद्य था तो गद्य लिखते थे, लिखिए पद है तो पद लिखेंगे। यह पद श्री सूरदास जी द्वारा, किनके, सूरदास, तो लिखेंगे यह पद श्री सूरदास, श्री सूरदास द्वारा रचित, द्वारा रचित रचित सूर सागर से लिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे सूर सागर, सूर सागर नामक ग्रंथ, थोड़ा बड़ा करके आप लिख सकते हैं ताकि अच्छा लगे। सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना तो सभी लोग लिखना जानते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक, अब जाहिर सी बात है हिंदी से लिया गया है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, तो हिंदी को क्या कर देना है, ब्लैक पेन से, हमने बताया था। पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, किसे, काव्य खंड, वो गद्य खंड और पद खंड था, ये काव्य खंड, काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से, क्योंकि पद है तो पद शीर्षक से उद्धृत है, पद शीर्षक से क्या है, उद्धृत है, उद्धृत है। बस इतना ही पॉइंट आपको लिख देना है, किसमें, संदर्भ में 2 नंबर मिल जाएगा। मेन चीज यही होता है, श्री सूरदास जी सूर सागर से लिया गया है और पद शीर्षक से, और हिंदी के हमारे काव्य खंड से लिया गया है। बस इतना पॉइंट आपको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड करके लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा, इसके अलावा कोई नंबर एक नहीं नंबर काटेगा आपका। ठीक है, इस प्रकार संदर्भ लिखते हैं। अब इसमें प्रसंग भी लिखना होता है। प्रसंग का मतलब ये चीज होता है कि यह जो पद्यांश है वो किनके बारे में बात किया गया है। ठीक है, पूरा पूरा एक निचोड़, ठीक है, कम शब्दों में पूरा पूरा निचोड़ यहाँ लिखना पड़ता है प्रसंग की किसके बारे में बात होगी। तो प्रसंग देखिए कि किस प्रकार लिखेंगे। तो प्रसंग इस तरह लिखेंगे कि इस पद में, इस पद में भक्त कवि, भक्त कवि, इस पद में भक्त कवि सूरदास, सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, का वर्णन करते हुए, ऐसे लिखे, वर्णन करते हुए, वर्णन करते हुए उनके विचारों, उनके विचारों की वंदना की है। तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ इस पद्यांश में इसके बारे में बात हुई है, उसी को हम प्रसंग बोलते हैं। ठीक है, तो बस हो गया। इसके बाद संदर्भ आपने लिख लिया, प्रसंग, प्रसंग में क्या, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके विचारों को क्या किया, वंदना किया है। अब इसके बाद यह आ जाता है कि जो ये आप लोगों का पद्यांश था इतना, अब इस पद्यांश का क्या यहाँ पे व्याख्या क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो व्याख्या नोट कर लीजिए। व्याख्या में क्या है, भक्त शिरोमणि, भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की क्या कर रहे हैं, वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। मतलब कि जो सूरदास जी हैं कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरणों का जो प्रभाव जो है ना बहुत ही व्यापक होता है, और इनकी कृपा हो जाने पर जो लंगड़ा व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है, और अंधे को क्या सब कुछ दिखाई देने लगता है, और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण 12 व्यक्ति सुनने लगता है, और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर एक राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु
प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ बच गया है, बार बार वंदना करता हूँ। मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए, श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब इसका पूरा का पूरा एक ही निचोड़ है बस। देखिए हमारी बातों को बस सुनिए। जो सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जो इनकी चरणों का जो प्रभाव है ना बहुत ही व्यापक होता है। अगर इनके चरणों की कृपा किसी पे पड़ गया तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है। और इन चरणों के अनोखे प्रभाव पर जो 12 व्यक्ति है वो सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः क्या करने लगता है, बोलने लगता है। और किसी दरिद्र व्यक्ति पर अगर इनका साया, उनके चरणों की कृपया हो जाए ना, तो वह राजा बनकर अपने सिर पर क्या राज छत्र धारण कर लेता है। अब वही कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण की चरणों को मैं बार बार वंदना करता हूँ। बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को लिखना है। और सूरदास जी इस गद्यांश का इसी प्रकार व्याख्या किए हुए है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में हमने आप लोग महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश सब कुछ अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार लिखना होता है, क्या तरीका होना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।